कल्पना कीजिए कि आप ग्रीस से फ्रांस जाने वाली एक सामान्य फ्लाइट में सफर कर रहे हैं। अचानक भारी हथियारों से लैस आतंकवादी विमान में घुस आते हैं, पूरे प्लेन पर कब्जा कर लेते हैं और आपको हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसे देश में ले जाते हैं जहां एक क्रूर तानाशाह का शासन है। किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म की कहानी लग रही है ना? लेकिन ये घटना वास्तव में 1976 में हुई थी और इसके बाद जो हुआ वो मानव इतिहास की सबसे साहसी और अविश्वसनीय सैन्य बचाव अभियानों में से एक बन गया। नमस्कार दोस्तों, क्रॉनिकलिज्म्स हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन थंडरबोल्ट की, जिसे एनटीबी रेस्क्यू मिशन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ स्नैक्स लेकर आराम से बैठ जाइए, क्योंकि ये कहानी हाई स्टेक्स बातचीत, शानदार जासूसी और एक ऐसे सैन्य ऑपरेशन से भरी हुई है जिसने आधुनिक हॉस्टेज रेस्क्यू रणनीतियों को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी शुरू होती है 27 जून 1976 से। एयर फ्रांस फ्लाइट 139 एथेंस में एक स्टॉपओवर के बाद पेरिस की ओर उड़ रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन विमान में मौजूद 4 आतंकवादी पहले ही बंदूकें और ग्रेनेड छिपा कर ले आए थे। जर्मन संगठन रेवोल्यूशनरी सेल्स के सदस्य विल्फ्रेड बोसे और ब्रिजिटे कूलमैन अचानक कॉकपिट की ओर बढ़े और हिंसक तरीके से विमान पर कब्जा कर लिया। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। आतंकवादियों ने घोषणा की कि अब विमान उनके नियंत्रण में है और यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे पूरे विमान को उड़ा देंगे। लीबिया में ईंधन भरने के बाद विमान ने फिर अपना रास्ता बदल लिया और अंततः 28 जून को युगांडा के एंटेबे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर गया। एंटेबे पहुंचते ही हालात और भी भयावह हो गए। विमान अपहरणकर्ताओं का स्वागत युगांडा के कुख्यात तानाशाह ईदी अमीन ने किया। पूरा एयरपोर्ट 100 से अधिक युगांडाई सैनिकों की सुरक्षा में था। डरे हुए यात्रियों को एक पुराने और बंद पड़े टर्मिनल भवन में ले जाया गया, जहां अपहरणकर्ताओं के साथ कम से कम 3 और भारी हथियारों से लैस फिलिस्तीनी उग्रवादी भी शामिल हो गए। इसके बाद एक बेहद डरावना दृश्य सामने आया। युगांडाई सैनिकों ने दीवार में छेद किया और आतंकवादियों ने इजरायली और यहूदी बंधकों को बाकी यात्रियों से अलग कर दिया। इसी दौरान एक बुजुर्ग यहूदी यात्री ने अपने हाथ पर बना होलोकॉस्ट कैंप का टैटू दिखाया। ये देखकर विल्फ्रेड बोसे ने गुस्से में कहा, मैं नाजी नहीं हूं, मैं एक आदर्शवादी हूं। ये पल वहां मौजूद सभी लोगों के लिए बेहद भावनात्मक था। उधर तेल अवीव में इजरायली सरकार गहरे संकट में थी। आतंकवादियों ने $50 लाख और 53 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग रखी। प्रधानमंत्री yitzhak राबिन को डर था कि यदि सैन्य कार्रवाई असफल हुई तो सभी बंधकों की हत्या कर दी जाएगी, इसलिए वे बातचीत के पक्ष में थे। लेकिन रक्षा मंत्री शिमोन पेरेस इससे पूरी तरह असहमत थे। उनका मानना था कि आतंकवादियों के सामने झुकना भविष्य में और अधिक हमलों को निमंत्रण देगा। आखिरकार सेना ने एक बेहद साहसी योजना तैयार करनी शुरू कर दी। जब गैर इजरायली बंधकों को रिहा करके पेरिस भेजा गया तो मोसाद एजेंटों ने उनसे विस्तार से पूछताछ की। उन्होंने आतंकवादियों की स्थिति, हथियारों और टर्मिनल की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। इतना ही नहीं, जिस इजरायली कंपनी ने वर्षों पहले एंटेबे टर्मिनल बनाया था, उससे इमारत की असली ब्लूप्रिंट भी प्राप्त कर लिए गए। ब्रिगेडियर जनरल डैन शॉमरोन के नेतृत्व में एक ऐसा मिशन शुरू हुआ जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। 3 जुलाई 1976 को 4 विशाल C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान इजराइल से लगभग 4000 किलोमीटर की उड़ान पर निकले। दुश्मन के रडार से बचने के लिए वे समुद्र की सतह से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते रहे। रात के अंधेरे में पहला विमान एंटेबे एयरपोर्ट पर उतरा। इसके बाद इजरायली सैनिकों ने एक बेहद चतुर चाल चली। उन्होंने विमान से एक काली मर्सिडीज और 2 लैंड रोवर बाहर निकाले, जिन्हें इस तरह तैयार किया गया था कि वे बिल्कुल ईदी अमीन के आधिकारिक काफिले जैसे दिखें। लेफ्टिनेंट कर्नल योनातान नेतन्याहू के नेतृत्व में 29 सदस्यीय कमांडो टीम इन्हीं वाहनों में छिपकर टर्मिनल की ओर बढ़ी। उद्देश्य था बिना शक पैदा किए आतंकवादियों के करीब पहुंचना। लेकिन योजना में एक छोटी सी समस्या थी। हाल ही में ईदी अमीन ने काली मर्सिडीज छोड़कर सफेद मर्सिडीज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। 2 युगांडाई सैनिकों ने इस अंतर को पहचान लिया और काफिले को रोकने के लिए अपनी राइफलें उठा ली। एक इजरायली कमांडो ने गोली चलाई और अचानक पूरे ऑपरेशन का गुप्त तत्व समाप्त हो गया। योनातान नेतन्याहू ने तुरंत अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। कमांडो गोलियों की बारिश के बीच टर्मिनल की ओर दौड़ पड़े। वे अंदर घुसे और लाउडस्पीकर से चिल्लाई, हम इजरायली सैनिक हैं, सभी नीचे झुक जाएं।
लेकिन अफरा तफरी में एक दुखद घटना हुई। 19 वर्षीय फ्रैंको इजरायली बंधक जीन जैक्स मेमोनी अचानक खड़े हो गए और दुर्भाग्यवश मित्र सेना की गोली का शिकार बन गए। इसके बावजूद कमांडो तेजी से आगे बढ़े। सिर्फ 30 मिनट के भीतर उन्होंने सभी 7 आतंकवादियों को निष्क्रिय कर दिया। लेकिन बाहर एक और त्रासदी उनका इंतजार कर रही थी। कंट्रोल टावर से हो रही भारी मशीन गन फायरिंग के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल योनातान नेतन्याहू को गोली लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस बीच अन्य कमांडो ने रॉकेट लॉन्चरों से कंट्रोल टावर को दबा दिया और एक रिजर्व टीम ने एयरफील्ड पर खड़े 11 युगांडाई मिग लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया ताकि कोई उनका पीछा ना कर सके। बचाए गए बंधकों को विमानों में बैठाया गया। सैनिक अपने गिरे हुए कमांडर की शव को भी साथ लेकर लौटे और फिर वे अफ्रीकी रात के अंधेरे में सुरक्षित वापस उड़ गए। इस मिशन में कुल 102 बंधकों को सफलतापूर्वक बचाया गया। बाद में इस ऑपरेशन का नाम बदलकर ऑपरेशन योनातान रखा गया ताकि उसके वीर कमांडर को श्रद्धांजलि दी जा सके। तो दोस्तों, आपको इतिहास के इस अविश्वसनीय रेस्क्यू मिशन के बारे में क्या लगता है? क्या आपने पहले कभी ऑपरेशन थंडरबोल्ट के बारे में सुना था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही रहस्यमयी, ऐतिहासिक और अविश्वसनीय सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।